नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। न्यूज नेशन देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं अमृतागर। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां ओली ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। पीएम ओली ने इस्तीफा दिया है, राष्ट्रपति ने इस्तीफा मंजूर कर लिया है। अब शाम तक नेपाल के नए पीएम का ऐलान होगा। तो एक बड़ी मांग केपी शर्मा ओली के इस्तीफे की, और ये इस्तीफा दे दिया गया है। राष्ट्रपति की तरफ से इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है और शाम तक नए प्रधानमंत्री का ऐलान हो जाएगा। नेपाल में इस हिंसक प्रदर्शन के बीच प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दिया है और उनके इस्तीफे की मांग को लेकर ही कल से राजधानी काठमांडू समेत पूरे नेपाल के कई शहरों में यह प्रदर्शन हो रहा था। प्रदर्शनकारी संसद भवन में घुस चुके थे, आगजनी भी की गई थी और इस वक्त भी हालात नेपाल में काबू में नहीं है। इसके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड, शेर बहादुर देउबा और कल गृह मंत्री के पद से इस्तीफा देने वाले रमेश लेखक के साथ साथ संचार मंत्री पृथ्वी सुबा गुरुंग के घर आगजनी की खबरें और तस्वीरें सामने आई। पूरे काठमांडू पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा नजर आ रहा है। हथियारों के साथ संसद भवन में घुसे प्रदर्शनकारी और प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन में भी आग लगा दी। ये तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। पीएम ऑफिस में भी घुसपैठ की गई है, उसकी भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बहरहाल ये संसद भवन की तस्वीरें आप देखिए, जहां आगजनी की गई है। उसके बाद पीएम ऑफिस में भी घुसे प्रदर्शनकारियों की तस्वीरें सामने आई हैं और नेपाल में हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली के आवास पर भी आग लगा दी है। देखिए आप तस्वीरें, पीएम आवास को भी आग के हवाले कर दिया गया। निजी आवास का ये मंजर आप देखिए, हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी ओली के निजी आवास के बाहर जुटे थे और यहां पर आगजनी की गई है। लगातार प्रदर्शनकारियों की तरफ से आगजनी, पत्थरबाजी, घेराव किया जा रहा है और नेपाल की मौजूदा तस्वीर को बयान करती हुई ये तमाम तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। इन तमाम तस्वीरों से समझा जा सकता है कि इस वक्त नेपाल में क्या हाल है। न सिर्फ प्रधानमंत्री बल्कि राष्ट्रपति का निजी आवास भी भीड़ ने आग के हवाले कर दिया है। इसके अलावा काठमांडू के पूर्व गृह मंत्री के घर को जला दिया गया। युवाओं का ये प्रदर्शन लगातार उग्र होते जा रहा है। जो कुछ भी भीड़ के सामने आ रहा है सब तहस नहस हो रहा है। गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया, पेट्रोल डालकर इन गाड़ियों को आग के गोले में तब्दील कर दिया गया। काठमांडू में हिंसक प्रदर्शन जारी रहने के बीच प्रदर्शनकारियों ने पार्टी के कार्यालयों, मुख्यमंत्री कार्यालय और तमाम इमारतों में आग लगा दी। भयंकर बवाल और युवाओं का यह आक्रोश है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। नेपाल लगातार सुलग रहा है और हिंसक बवाल जारी है। ऊर्जा मंत्री का घर, पूर्व पीएम ओली का निजी आवास, राष्ट्रपति का घर जलाया गया। सेना के हेलीकॉप्टर अब वहां उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। काठमांडू में सेना के कंट्रोल की तस्वीरें दिख रही हैं। नेपाल में ये युवा विद्रोह पर अड़े हुए हैं और भीड़ पर पुलिस ने भी लाठीचार्ज किया। नेपाल की संसद में धमाके हो रहे हैं, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। संसद भवन में भीषण आग लगी है और धमाकों की गूंज सुनाई दे रही है। संसद भवन को भी प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले कर दिया है। इन तस्वीरों को आप देखिए और समझिए कि क्या हाल इस वक्त नेपाल में है। हालांकि लगातार मांगे मानी जा रही हैं। इससे पहले सोशल मीडिया पर लगे हुए बैन को हटाया गया। अब प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है, जिसे राष्ट्रपति मंजूर कर चुके हैं। शाम तक नए पीएम का ऐलान हो जाएगा, लेकिन अभी भी भीड़ का आक्रोश है कि कम नहीं हो रहा है। अब देखिए दूर से तस्वीरें जो नजर आ रही हैं, पूरा नेपाल मानो सड़कों पर उतरा है। अब ये सिर्फ युवाओं का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि उम्र दराज, बुजुर्ग और तमाम लोग भी सड़कों पर नजर आ रहे हैं। महिलाएं भी इस प्रदर्शन में हिस्सा ले रही हैं और सरकार के खिलाफ जो आक्रोश है वो बढ़ता हुआ नजर आता है। करप्शन का मुद्दा हो, एक स्टेबल सरकार का मुद्दा हो, तालिबानी जो लगातार फैसले आ रहे थे उनका मुद्दा हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। और हमारे साथ खेमनाथ आचार्य जी हैं, ये उपाध्यक्ष हैं जनता पार्टी नेपाल से, ये हमारे साथ हैं और हमारे सहयोगी मधुरेंद्र भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
खेमना जी, इस वक्त जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, ये हालात अब शांत होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। मांगे लगातार बढ़ती चली जा रही हैं, लेकिन अब पीएम के इस्तीफे के बाद भी जो हाल है, क्या लगता है कि कैसे काबू पाया जाएगा? धन्यवाद। अभी पीएम केपी शर्मा ओली ने जो राजीनामा दिया है, उसके बाद में अभी मुझे लगता है कि सेना आगे आएगी और शाम तक तो नहीं मैं कहूंगा, लेकिन अभी नया कोई ना कोई नेतृत्व आएगा। लेकिन लगातार करप्शन के और तमाम इल्जाम सरकार पर लगते रहे, लंबे वक्त से ऐसी आवाजें उठ रही थी जिन्हें वक्त वक्त पर दबाया गया, पर अब बेकाबू हुई ये आवाजें तो घुटने टेकने पड़े शासन प्रशासन को। हाँ, अगर केपी ओली को थोड़ा बुद्धि होता तो और नैतिकता होता तो अगर कल शाम को इन्हें यही काम कर दिया, राजीनामा दिया होता, तो आज इतना बड़ा क्षति नहीं होता था ना। लोकतंत्र का जो मंदिर है पार्लियामेंट, उसमें आग लगी, बहुत दुख मैं देख रहा था अभी। तो बहुत दुख का बात है, लोकतंत्र के मंदिर पर जो आग लगी है वो केपी ओली के कारण से वो हिंसा भड़की है। इसका पूरा का पूरा दोष केपी ओली को जाता है। अगर थोड़ा संवेदनशील बनकर अगर कल शाम को ही इन्होंने इस्तीफा दिया होता तो कल सुबह तक स्थिति नियंत्रण में आ सकती थी, यहाँ तक नहीं पहुंच सकती थी। अभी तो ऐसा देखने को मिल रहा है कि अभी वित्त मंत्री को लपेट लपेट कर पब्लिक में रहे थे, ऐसे इनका भी हालत अभी भी हो सकता है। राजीनामा देने से इन्होंने कल जो नरसंहार किया है, उसका जो पब्लिक का भड़ाक से वो शांत नहीं हुआ है। और लोकतंत्र में हिंसा का बढ़ावा तो नहीं करना चाहिए, और लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। लेकिन ये जो कम्युनिस्टों ने जो जितना भी भ्रष्टाचार कराया देश में, लूटतंत्र, लोकतंत्र के नाम पर जो लूटतंत्र मचाया था, उसका जो आक्रोश विस्फोट को देखने को मिलता है। मेरे ख्याल से अभी कोई ना कोई निकास 3-4 घंटा में ये शांत हो जाएगा। जी बिल्कुल, हमारे सहयोगी मधुरेंद्र भी हमारे साथ हैं। मधुरेंद्र, किस तरीके से इस सिचुएशन को एनालाइज किया जाए? क्या वाकई में देर कर दी गई राजीनामा देने में? क्योंकि अब तक तो पूरे नेपाल में तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल इमारतें हों, मंत्रियों के घर हों, पीएम आवास हो, हर चीज आग के हवाले कर दी गई है। बिल्कुल, हमारे साथ प्रोफेसर आरपी प्रधान जी भी जुड़ चुके हैं, विदेशी मामलों के आप जानकार हैं। सर, आपका भी स्वागत है। इस वक्त जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, जो खबरें सामने आ रही हैं, सर, इसे कैसे एनालाइज किया जाए? कि वाकई में राजीनामा देने में देर कर दी गई? अगर बीती रोज ही दे दिया गया होता तो शायद आज इस तरीके की विकराल तस्वीरें जो सामने आ रही हैं, तबाही की, वो ना आती। नमस्कार। बहुत चिंताजनक विषय है डेफिनेटली। और हम भारत के लिए हम लोग अगर देखेंगे, श्रीलंका में ऐसे ही हुआ है, बांग्लादेश अभी ऐसे सिचुएशन में चल रहा है, और नेपाल हो रहा है। ये सब जो ऐसे परिस्थिति हुआ है चारों तरफ दुनिया भर काफी जगह में हो रहा है, ये सबके मूल में शायद है कि गवर्नमेंट का करप्शन बहुत ज्यादा है। मैं 2014 से नेपाल जा रहा हूँ, बार बार जा रहा हूँ, उनका आर्मी, उनका इंटेलेक्चुअल सबका साथ मिला भी हूँ। करप्शन उसका सबसे ज्यादा चिंताजनक विषय है। किसी भी राजनीतिक दल, जो लेफ्ट हो या दूसरा किसी भी दल का हो, वो लोग अच्छा गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस देने के लिए सक्षम नहीं है, और उनका ओरिएंटेशन भी नहीं है अच्छा गवर्नेंस देने के लिए। ना इलेक्ट्रिसिटी है, ना एग्रीकल्चर का अच्छा काम हो रहा है, ना नौकरी है। तो प्रजा तो अशांत होंगे ही होंगे, और उसमें विदेश का इन्वॉल्वमेंट भी रुचि रहा है। इसलिए वो सब आप देखिए, ये बढ़ते जाएगा जब तक करप्शन या अल्टरनेटिव पॉलिटिकल सिस्टम का आगमन नहीं हो रहा है, तब तक ये अशांति रहेगा ही रहेगा। लेकिन सर, अगर नेपाल को देखा जाए तो बीते लंबे समय से ही जो है विरोध की आवाजें उठ रही थी, वक्त वक्त पर उन्हें दबाया गया, उठने नहीं दिया गया, लेकिन अब ऐसे लगता है कि पानी जैसे सर से ऊपर था, तो पूरा नेपाल ही सड़कों पर उतर आया है।
जी 2014 में मैं गया था नेपाल। मैं जो दिन जाके पहुंचा, शाम को देखा कि कहीं पे पूरा कंट्री में बिजली भी नहीं है, होटल में कहीं पे भी बिजली नहीं है। वही दिन ये जो प्रधानमंत्री अभी का वर्तमान का है, वो वही दिन इनाग्रेशन उनका था। तब से 2014 से अभी तक उनका सरकार कभी भी प्रजातंत्र का, लोगों का सुविधा के लिए कभी भी कुछ ऐसे अच्छा नीति अपनाए नहीं है। वो मतलब भारत विरोधी जनमत संग्रह करके एक पॉलिटिकल मैंडेट अपने के लिए करके रखे हैं, लेकिन उनका जो नेचुरल जो डेवलपमेंट प्रोसेस है सरकार करना चाहिए, वो कभी नहीं किए हैं। तो अभी तो सारे के सारे क्षेत्र में ना नौकरी है, ना बिजली है, ना खेती अच्छा हो रहा है। लोग पलायन भी कर रहे हैं, नेपाल से बहुत पलायन कर रहे हैं। ये परिस्थिति के लिए वो जो वर्तमान मौजूदा सरकार, उनको मैं तो संपूर्ण रूप से रिस्पॉन्सिबल मानूंगा। ये उनका अपना ही किया कराया हुआ है, ये अपना ही मिस्टेक है इन लोगों का। बिल्कुल, हमारे सहयोगी मधुरेंद्र भी हमारे साथ हैं। मधुरेंद्र, अब क्योंकि इस्तीफा दे दिया गया है और बताया जा रहा है कि शाम तक जो है वो नए प्रधानमंत्री का ऐलान होगा, क्या कुछ कौन कौन से चेहरे हैं, कौन कौन से नाम हैं विकल्प के तौर पर जो भी चर्चा में है? देखिए, अभी तो इस वक्त मंथन शुरू हुआ है, लिहाजा अभी कयासों का बाजार गर्म है। लेकिन जो ओली के सरकार की नीतियां रही, दरअसल उसमें आपको ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि किस तरह से ओली ने एक तरफ चीन से मोहब्बत, दूसरी तरफ भारत से अदावत, और तीसरी तरफ आप देखिए तो अपने जन विरोधी नीतियों के कारण अपनी जनता से बगावत झेली और आखिरकार उनकी सरकार को इस्तीफा देना पड़ा, जाना पड़ा। नेपाल में उनकी नीतियां जो है वो पूरी तरह से नेपाल को 20 साल पीछे लेकर जा चुकी है, 2 दशक पीछे लेकर जा चुकी है, जो कि अनुमान बताए जा रहे हैं। और इसके कारण सबसे बड़े ये रहे कि ओली जो है वो दरअसल बीजिंग के इशारे पर चलते रहे। भारत विरोध का झंडा उन्होंने बुलंद किया, भारत के खिलाफ जो है उन्होंने पब्लिक के एक, हम देखें तो आक्रोश को उकसाने का काम किया। भारत जिसका हमेशा से नेपाल के साथ रोटी बेटी का रिश्ता है, उस रिश्ते को तार-तार करने की कोशिश की। और यहाँ तक कि एससीओ समिट के दौरान भी जब नेपाल का डेलीगेशन वहां पहुंचा था, तो आप देखिए तो विवेक का मुद्दा उठाकर भारत के साथ बॉर्डर इश्यू को जिस तरह से क्रिएट करने की कोशिश की, वो अपने आप में बतलाने के लिए काफी है कि किस तरह से दरअसल बीजिंग के इशारे पर काठमांडू जो है वो डांस करता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन नेपाल की जनता दरअसल ओली सरकार की करप्शन से त्रस्त थी। नेपाल की जनता ओली सरकार की नीतियों से जो है वो बदहाल थी, और उस नैरेटिव को कर्व करने के लिए जिस तरह से ओली की सरकार ने सोशल मीडिया पर बैन लगाने की कोशिश की, उसने इस पूरे ही आक्रोश को सड़कों पर ला दिया, जिसके कारण कल से लेकर आज तक हम देखें तो पिछले 24 घंटे में हिंसा ने दरअसल समूचे नेपाल को अस्त व्यस्त कर दिया है। और आप देखिए तो 20 लोगों की जान गई है, 500 से ज्यादा लोग घायल हैं, पार्लियामेंट में आगजनी हो रही है, पीएम हाउस जो है वो अटैक में है, और खुद अपने मंत्रियों को भी दरअसल कुर्बान करके वो अपनी सत्ता नहीं बचा पाए, आखिरकार उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। तो ये नेपाल के जो हालात हुए हैं उसमें दरअसल ओली की सरकार और उनकी नीतियों को ही सबसे ज्यादा जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। अब ये देखना है कि दरअसल इस कोएलिशन से निकलकर किसका नाम सामने आता है जो अगला प्रधानमंत्री का चेहरा हो सकता है। और सवाल ये भी है कि क्या उस चेहरे को नेपाल की जनता एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि दरअसल कोएलिशन तो वही का वही है। जी बिल्कुल, ये तमाम सवाल तो बने ही हुए हैं। फिलहाल ये जो तस्वीर है ये ओली के इस्तीफे की कॉपी है जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। नेपाल के पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली, जिनका इस्तीफा नामा इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है, ये वही राजीनामा है जो उन्होंने राष्ट्रपति को सौंपा। राष्ट्रपति ने इस्तीफा कबूल कर लिया है, इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। अब इस्तीफे के बाद अब नए प्रधानमंत्री के चेहरे का इंतजार किया जा रहा है कि आखिर सत्ता किसे दी जाएगी, क्योंकि अगर गठबंधन की बात की जाए तो वो वहीं का वहीं है। तो ऐसे में इस नए चेहरे को भी जनता कबूल करेगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। और कौन होगा यह नया चेहरा, किसका नाम बतौर पीएम आगे रखा जाएगा, ये भी अभी फिलहाल इस पर भी सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन धू धू कर जलते हुए नेपाल की ये तस्वीरें बेहद ही अफसोसनाक तस्वीरें हैं। ये तमाम तस्वीरें जो सामने आ रही हैं, जाहिर है कि इससे बयां हो रहा है कि नेपाल की जनता अब तक कितनी त्रस्त थी। और प्रोफेसर आरपी प्रधान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सर, अब इस पूरे मामले में जिस तरीके से कहा जा रहा है कि कोलिशन वही है, सरकार वही है, प्रधानमंत्री नया जो है वो नाम सजेस्ट जरूर किया जाएगा, लेकिन इस बीच आपको लगता है कि जनता क्या उस चेहरे को भी स्वीकार करेगी कि सरकार तो वही है? मुझे ऐसे लग रहा है कि प्रजा बहुत त्रस्त है और उनका पास एक विकल्प है कि राजतंत्र को अगर वापस ले पाएंगे वो भी एक विकल्प होके आ सकता है।
लेकिन ये जो पॉलिटिकल लीडरशिप का, जो पॉलिटिकल पार्टी का जो बहुत सारे चेहरा अभी ऊपर नहीं आया है, लेकिन धीरे धीरे ये अशांति थोड़ा सा कम होने का बाद वो नाम सब आएगा। लेकिन नेपाल का जो 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 प्रजातंत्र है, शायद ये राजतंत्र की तरफ आगे बढ़ रहा है। वो लोग चाहते हैं कि एक बड़ा स्तर का राजा स्तर का एक नेता रहे, जिनका लीडरशिप में बाकी गवर्नेंस का मॉडल तैयार हो। वो चाहते हैं कि एक फादर फिगर देश के लिए, जो कि राजा की तरफ, उसी तरफ जा रहा है ये पूरा मूवमेंट। लेकिन सर, अगर देखा जाए सो फार, तो कौन कौन से ऐसे फैसले रहे? फिर अभी तो सोशल मीडिया पर बैन, और उससे पहले तमाम तुगलकी फरमान, फिर चाहे चीन की गोद में बैठना हो, ये तमाम फैसले, इसके अलावा और कौन कौन से ऐसे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं जो आज इस कगार पर इस सरकार को ले आए? पहला बात और सबसे बड़े बात है कि लोगों का आस्था नहीं है। ये जो प्रजातंत्र, ये जो नेता है, ओली हो, बहुत सारे जो नेता है, उनका किसी के ऊपर एक लोगों का आस्था नहीं है। ट्रस्ट डेफिसिट जो हम लोग जो बोलते हैं, वो बहुत ज्यादा है। इसीलिए लोग चाहते हैं कि ये जो मौजूदा सरकार है उससे छुटकारा मिले, उससे पहले निकल जाए, उसके बाद वो परिस्थिति के हिसाब से वो लोग मंथन करेंगे उसके ऊपर। राजतंत्र हो या राजतंत्र की नेतृत्व में एक गणतंत्र का परिकल्पना भी हो सकता है। लेकिन पहला फोकस है कि ये जो मौजूदा सरकार है वो दे मस्ट गो, एंड दे हैव लेफ्ट आल्सो, ही हैज रिजाइन्ड। ओली के अगर अब तक के फैसलों पर नजर डालें तो कौन कौन से फैसले आपको लगता है कि आज की उनकी इस कंडीशन के लिए जिम्मेदार हैं? एक सबसे बड़ा फंडामेंटल उनका जो ओरिएंटेशन था कि वो एक जियोपॉलिटिकल टर्मोइल करने के लिए कोशिश की है। भारत के साथ उनका कोई ऐसा जरूरी नहीं है। भारत एक अच्छा मित्र है, पड़ोस है। लोग नेपाल से निकलेंगे तो भारत को ही आएंगे। हम लोग इंडिया में या नेपाल में बोलते हैं कि हम लोगों का भारत और नेपाल का रिश्ता रोटी बेटी का रिश्ता है, और रोटी बेटी का रिश्ता एक बहुत बड़ा फंडामेंटल रिश्ता है। उसी से अलग होके ये जो विदेशी इंस्टीट्यूशन कंट्री हो, उनसे फंडिंग लेके पर्सनल प्रॉफिट वगैरह बना के वो लोग देश को इस स्तर में डाल दिए हैं। आई थिंक नेपाल का जो प्रजा है ज्यादातर वो देख रहे हैं कि वो जो फंडामेंटल डिपार्चर हो रहा है उसी की अगेंस्ट में ये आक्रोश है। मधुरेंद्र भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मधुरेंद्र, आप भी इस मुद्दे पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। क्या पीएम के इस्तीफे तक ये सिलसिला रुक जाएगा या आगे सरकार पर भी गाज गिरती हुई नजर आती है? देखिए, ये इस वक्त देखना बेहद दिलचस्प होगा कि जो जन आक्रोश है, जो युवाओं का आक्रोश है, जो नेपाल का आक्रोश है, वो दरअसल सिर्फ चेहरा बदलने से रुकता है या फिर ओली कोई नया मुखौटा अगर पेश करते हैं तो फिर भड़क उठता है। क्योंकि अभी काफी वोलेटाइल सिचुएशन है, जिसके बारे में अगर अंदाजा लगाया जाए तो ओली का इस्तीफा तो हो चुका है। जाहिर तौर पर जो पब्लिक का आक्रोश है, विद्रोह है, उसमें उससे शांति जरूर आएगी। लेकिन चूंकि नया चेहरा भी उनको सामने रखना है, क्या वो चेहरा दरअसल पब्लिक को पसंद आता है या फिर ओली अपना कोई मुखौटा आगे सामने रखना चाहते हैं, जिसके बाद फिर जन आक्रोश जो है वो भड़क उठता है। तो ये इस वक्त की स्थिति जो है वो काफी नाजुक है, जिस पर नजर सबकी टिकी हुई है कि आखिरकार ओली का अगला दांव क्या होगा। क्या आखिरकार ओली पब्लिक के किसी पसंदीदा चेहरे को सामने रखकर इस माहौल को अब शांत करना चाहेंगे या फिर अपनी राजनीति को आगे बढ़ाना चाहेंगे? क्योंकि ओली की नीतियों पर आप देखें, जैसा कि हमारे एक्सपर्ट भी बता रहे थे कि भारत और नेपाल का रिश्ता रोटी बेटी का रहा है। लेकिन रोटी बेटी के इस रिश्ते को तार तार कर ओली ने जिस तरह से बीवी के साथ संबंध साधे, जिस तरह से उन्होंने लाल सलाम ठोकना शुरू किया, लेकिन चीन से दरअसल इस उम्मीद में बैठी हुई जो नेपाल की जनता है उसे खाली हाथ लगा। क्योंकि अपने डेथ ट्रैप पे दरअसल नेपाल बिल्कुल ये जनता का ही आक्रोश है जिसने घुटने टेकने पर मजबूर किया है। आपके पास लौटूंगी। यहाँ बड़ी खबर, सेंट्रल बैंक के गवर्नर के घर पर भी आगजनी हुई है। नेपाल से ये बड़ी खबर, जहां तमाम इंस्टीट्यूशंस को टारगेट किया जा रहा है, वहीं अब सेंट्रल बैंक के गवर्नर के घर पर भी आगजनी हुई है। इससे पहले तमाम मंत्रियों के घर पर आगजनी, संसद भवन में आगजनी, राष्ट्रपति के घर पर आगजनी, पथराव और तमाम तरह की तस्वीरें सामने आ रही थी। लेकिन अब सेंट्रल बैंक के गवर्नर के घर पर भी आगजनी
की गई है। आप इससे अंदाजा लगाइए कि हर अदारे से वहां की जनता परेशान है, त्रस्त है और अब विश्वास जो है वो बिल्कुल नहीं रहा। विश्वसनीयता, प्रशासन, शासन पूरी तरह से खो चुका है और जनता का ये आक्रोश है जो उसे अब झेलना पड़ रहा है। लगातार प्रोफेसर साहब भी हमारे साथ बने हुए हैं। सर, अब एक के बाद एक तमाम सामने आ रही इन तस्वीरों के बाद ये लगता है कि हर ओर से जनता जो है वो त्रस्त है, परेशान है और विश्वसनीयता, शासन हो, प्रशासन हो, हर तरीके से खो चुका है नेपाल। आप अगर कभी नेपाल जाएंगे, अभी भी जाएंगे, देखेंगे ना उनका पास अच्छा सड़क है ना। काठमांडू सिटी के ऊपर जो रास्ते हैं वो भी बहुत खराब हालत में है। देश में बिजली भी नहीं है, नौकरी भी नहीं है। कृषि, अगर उद्योग या किसी भी क्षेत्र में आप देखेंगे, नेपाल का ये 10-15 साल में आप देखेंगे कुछ भी ज्यादा अच्छा काम नहीं हुआ है। और नेपाल का भारत का साथ इतना अच्छा रिश्ता है कि नेपाल का लोग भारत आते रहते हैं। इस तरफ जब आते हैं वो देखते हैं कि बिजली है, सड़क है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, गवर्नेंस वगैरह भी अच्छा चल रहा है। उनको देखने में अच्छा लगता है कि शायद काश हमारा देश में जो यूथ है उनको नौकरी करने का मौका मिलता। आप त्रिभुवन यूनिवर्सिटी में देखिए, उनका जो आर्मी एस्टेब्लिशमेंट में देखिए या ट्रेडिंग बिहेवियर में देखिए, चारों तरफ उनका बहुत सारे संभावना जो है वो बहुत सारे रास्ता अभी बंद हुआ है। इसलिए ये आक्रोश अभी गवर्नमेंट को लेके तो रहेगा, लेकिन ये आक्रोश मुझे लग रहा है कि ये आक्रोश चलता रहेगा जब तक एक स्थायी विश्वास जो आस्था जिसके ऊपर रख सकते हैं, जो सरकार ऐसे टाइप का सरकार जब तक नहीं आ रहा है एक या उसका स्थिति नहीं बनता है, ये ऐसे तरह का आक्रोश जनता में चलता ही रहेगा। बिल्कुल, तमाम तस्वीरें भी नेपाल से सामने आ रही हैं। इन तस्वीरों को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि जनता का आक्रोश जो है वो किसी भी सूरत में फिलहाल बहुत जल्दी कम होने वाला नहीं है। नेपाल के आसमान में काले धुएं का गुबार देखा जा रहा है, विस्फोट हो रहे हैं, आवाजें गोलियों की सुनाई दे रही हैं, प्रदर्शनकारी सड़क पर हैं, कहीं आगजनी हो रही है तो कहीं पथराव की तस्वीरें सामने आ रही हैं और ये सिलसिला बीते रोज से ही लगातार जारी है और जिसके बाद से ही अब नेपाल में सरकार भी जो है वो फिलहाल डुलायमान स्थिति में नजर आती है। मधुरेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मधुरेंद्र, आज मौजूदा स्थिति को हम देख रहे हैं लेकिन ये अचानक से नहीं हुआ है, ये एक कंसिस्टेंसी रही सरकार की खराब प्रदर्शन की और उसके बाद जनता के जब सर के ऊपर से पानी चला गया तो इस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं। लेकिन कौन कौन से वो फैसले रहे जो जिम्मेदार रहे हैं आज के इन हालातों के लिए? जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।